बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे यहाँ सबसे जो आला जॉब समझी जाती है वो सिविल सर्विस की मानी जाती है, और बेटियाँ और बेटे और लड़के और लड़कियाँ सबकी आरज़ू जो समझदार होते हैं यही होती है कि एग्ज़ाम वो पास कर लें और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बने, हुकूमत करें, और हुकूमत आती रहे जाती रहे, पर इनका रोल तो बाकी रहता है। जैसे ये लेविश है, बहुत उम्दा है, इसी तौर पे मुझे लगता है कि इसमें जाने वाले बच्चे और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा करैक्टरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जो खुले मुंह वाले शेर की मानद है। द मोमेंट आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपका हाथ पकड़ लेगा, और फिर या तो आप हाथ निकालते हुए आपको दिक्कत होगी, और या आप हाथ निकालना ही नहीं चाहोगे। सो वहाँ की जो लज़्ज़तें हैं, अगर आप अंदर से ईमान कमज़ोर हुआ, आपका फ़ेथ कमज़ोर हुआ, तो वो सारी ज़िंदगी जो बहुत शानदार आपकी होगी वो आपके लिए जन्नत के घर की बजाय जहन्नम का एक गड़ा बन सकती है। जब इसकी तैयारी हो रही होती है तो दो तरीके हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी महंगी एकेडमीज़ में चले जाते हैं, वहाँ जाकर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए छोटे जो ट्यूटर्स हैं उनके पास जाते हैं, और या फिर जना लाइब्रेरी में चले जाते हैं, बाग जना में जो है, वहाँ बैठ के कुछ घंटे पढ़ते हैं। फिर जो पुराने सीनियर होते हैं, वहाँ बहुत सारे सीनियर सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी CSS नहीं कर सकते, पर दो तीन दफ़ा कोशिश करने के बावजूद वो वहीं होते हैं। अब वो सीनियर गुरु बन जाते हैं, और अब वो वहाँ रिलेशनिंग बनाते हैं, अपने लोगों के साथ नए कपल्स बनाते हैं। क्योंकि ये बच्चियाँ और बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, इन्हें ज़रूरत होती है कोई उनको गाइड करने वाला मिले, चूँकि बिल्कुल आमतौर पे बेखबर होते हैं पढ़ना कैसे है, पेपर तैयार कैसे करना, 200 नंबर के पेपर होते हैं। तो जब तक उन्हें कोई प्रॉपर रहनुमाई की तलाश में वो कोई बंदा करीब मिलता है जो उनका उंगली पकड़े, तो पूरा हाथ पकड़ा देते हैं। पिछले दिनों मुझे इस्लामाबाद में एक बहुत पढ़ी लिखी बच्ची जो CSS का एग्ज़ाम दे चुकी है, वो आई, और मुलाकात का जितना दौरानिया था, वो अपनी गाड़ी खुद चला के आई। मुलाकात का जितना दौरानिया था वो सारा वक्त रोती रही, और उसके आंसू पूंछने के लिए मेरे पास टिश्यू पेपर्स थे, वो उसको मैं देता रहा और उसकी बात में सुनता रहा। इनफैक्ट ये जो अच्छे घरों की बच्चियां हैं, गलती कभी इनसे हो जाए तो दिल पे बोझ तो आता है। गलती करने के बाद दो तरीके होते हैं, या तो फिर उस गलती पर गलती करें और गलतियों की एक जो दुनिया है उसके बासी बन जाइए, वहाँ चले जाइए। दूसरा ये कि अपनी कोताही और गलती को मानने के बाद आप रास्ता और ट्रैक बदल लीजिए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, काला वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा असाता व अहसिन, कि जब भी तुमसे कोई गलती हो जाए फ़ौरन को नेकी करो, उस गलती से बचने का उपाय करो, हल करो, और उसके बदले में कोई नेकी करो, ताकि तुम्हारे दिल से वो बोझ उतर जाए। अच्छा, इसी तौर पे आपको याद होगा कि बिल्कुल छोटी सी हदीस के अल्फाज हैं, वो भी वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हया मिनल ईमान, ये जो हया है ये ईमान का हिस्सा है। ये कोई अज़ाफ़ी चीज़ नहीं है कि उसने आसपास से कहीं हासिल की। ये जो हम अल्लाह पे, रसूल पे, फ़रिश्तों पे, किताबों पे ईमान सिखाते हैं, हमें अपने बच्चों को और बच्चियों को बताना चाहिए कि हया भी उसी ईमान का हिस्सा है। कुछ चीज़ें जो हम छोटे सेगमेंट्स में बताते हैं या नहीं बताते कि चलें खुद ही जान लेंगे, जब वो वक्त आता है तो उस वक्त वो इग्नोर हो जाती हैं, और इंसान से वो गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। इस बच्ची ने जिस छोटे ग्रुप में तैयारी कर रही थी, उसमें 2-3 लड़कियां थीं, 2-3 लड़के थे, और हौले हौले ये आपस में इनका ताल्लुक़ एक एतमाद का और एक एतबार का भी बन जाता है, फिर जो कि थोड़ा ख्वाब भी साझा होता है। और अभी कामयाब कोई नहीं हुआ होता तो कोई कंपटीशन भी नहीं होता, तो इन्हें ग्रुप स्टडी कहा जाता है। ये ग्रुप स्टडी आमतौर पर यूनिवर्सिटी में भी होती है, मेडिकल कॉलेजेस में भी होती है, और NJ MBS करने वाले जहाँ प्रोफेशनल तालीम होती है। ग्रुप स्टडी के नाम पे बहुत सारे बच्चे लिबर्टी ले जाते हैं। ग्रुप स्टडी के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता ये एक करीबी ताल्लुक़ बन जाता है। अभी चूँकि कामयाबी नहीं हुई होती
और एक दूसरे का चैलेंज भी नहीं होता, एक दूसरा के साथ मुकाबले का एहसास भी नहीं होता, तो एक दूसरे के साथ तावन करने का भी मन होता है। ग्रुप स्टडी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे बाहर ये लगते हैं कि अब अकेले नहीं पढ़ पा रहे तो इकट्ठे बैठ के पढ़ लेते हैं। फ़ायदे ये भी हैं, अकेले में बोर होते हैं और इकट्ठे में मज़ा आता है। ग्रुप स्टडी का फ़ायदा ये भी होता है कि उस ग्रुप में से कोई एक न एक आपके दिल को भा जाता है। ग्रुप स्टडी का ये भी फ़ायदा होता है कि किसी एक को कुछ चीज़ ज़्यादा आती है और आप उसे सुन लेते हो और ख़ुद आपको पढ़नी नहीं पड़ती, तो चीज़ें बज़ाहिर एक याद हो जाती हैं। पर ग्रुप स्टडी का नुकसान भी है। ग्रुप स्टडी का नुकसान ये होता है कि बहुत सा वक्त गपशप में ज़ाया हो जाता है और उसमें से कुछ वक्त ऐसा भी होता है जो एक दूसरे को तंग करने में, मजाक करने में, कुछ वक्त खाना खाने में, कुछ वक्त चीज़ें मंगवाने में, और ख़्याल ये होता है कि हम आखिर में समेट लेंगे, पर वक्त तो वही होता है, घंटे तेज़ी से गुज़रते जाते हैं और जब बहुत रात ढलने लगती है तो फिर अपने अपने घरों को वापस भी जाना होता है। अब ये वो वक्त होता है जब जो नासमझ लोग हैं और नासमझ लड़कियां वो ख़ास तौर पे गलती करती हैं, कोताही करती हैं। इस बच्ची ने भी यही कोताही की। बाकी लड़कियां वापस चली गई और ये उस वक्त बहाने से वहाँ वाशरूम चली गई, अच्छा मैं आती हूँ तुम चलो, और देन शी स्टेड देयर। उसने रात अपने क्लास वालों के घर पे गुजारी, अपने ग्रुप स्टडी करने वाले करीबी दोस्त के साथ गुजारी। अच्छा, ये वो दोस्त था जिसको वो बहुत पुराना नहीं जानती थी, पर स्टडी के दौरान ही उससे कुर्बत हुई, आंखों आंखों से ताल्लुक़ बना, फिर ज़ाहिर एक दूसरे की तारीफ़ तहसीन तारफ़ तेज़ हुआ। पर जब भी आप अपनी हद को, लिमिट को क्रॉस करते हो और उससे आगे बढ़ते हो, ये वो वक्त होता है जब आपको रुक जाना चाहिए। ये वो वक्त होता है अगर घर वालों ने आपको सिखाया और समझाया है कि हया भी ईमान का हिस्सा है, ये अगर उन्होंने समझाया है कि तुम्हें गाड़ी दी है तो तुम्हारी आसानी के लिए दी है, अयाशी के लिए नहीं दी। ये वो वक्त है जब अगर बच्ची को ये समझाया हो माँ ने और बाप ने कि तुमको जो इतनी हम तुम पे फेथ कर रहे हैं, तुमको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, तो हमारी इज़्ज़त का फलूदा मत कर देना, हमारी इज़्ज़त को रुस्वा मत कर देना, और हमारी जो तुम पे एतबार किया है, जो तुम पे एतमाद किया है, अगर तुम उसको अगर डज पहुँचाओगे तो सोचो कि उम्र भर के लिए आंखों से गिर जाओगे। वो बच्ची, उसने रात वहाँ पे स्टे किया और ज़ाहिर है अब ये वो वक्त था जब वो दोनों थे, न सिर्फ उनसे गुनाह हुआ, वो वापस वहाँ से आई, कुछ दिन गुज़र गए। अच्छा, इस दौरान अगर आपको शर्मिंदगी नहीं है, पशेमानी नहीं है, तो हमेशा ज़्यादा जुल्म होता है आप पे। कुछ दिनों के बाद उसने दोबारा उसको बुलाया एंड शी रिफ्यूज़ कि नहीं अब मैं नहीं आ पा रही और मैंने कुछ और ट्यूटर का इंतज़ाम कर लिया है। तो उसने उसको फिर किसी और नंबर से एक वीडियो क्लिप भेजा जो उस रात का क्लिप था जब वो उसके कमरे में थी एंड ही वाज विद हर। उस क्लिप को देखने के बाद उस लड़की की जो हालत हुई, जिस वो अजाब में मुब्तला हुई है, उसका तसव्वुर भी कर सकते हैं। अब दुनिया में कोई एक ऐसा नहीं था जिससे वो राब्ता करती, जिससे अपनी उस गलती, पशेमानी, परेशानी का इजहार करती, और उस अब वो इतना बड़ा थ्रेट उसके लिए था। उसने कहा कि अगर तुमने वापस मेरे पास ना आई तो ये है मेरे पास क्लिप और इसको मैं ना सिर्फ नेट पे अपलोड कर दूंगा बल्कि उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। आप सोचिए कि ये लड़की एक पढ़े लिखे घर के एक ऑफिसर की बेटी है, लेकिन अब अपनी गलती के बाद आप उस मंजिल पे, उस पेडेस्टल पे खड़े हो कि जहाँ सिर्फ रुसवाई है। उस बेहतियाती, उस नादानी की वजह से अब वो ना तो किसी से मदद ले सकती है, और उसने फिर उस लड़की की मुझे बाकी क्लिप्स दिखाई जिसमें वो उसको अब्यूज़ कर रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है कि यू आर नॉट कमिंग, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अच्छा, इस बीच में जब इनका ताल्लुक़ रहा होगा और इसने जो जो उससे बातें की होंगी, उसकी तारीफ़, तहसीन या कुछ, उसने वो भी रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। और आप सोचिए कि उस रात इट वाज प्लान्ड, उसने इसके जाने से पहले कहाँ कैमरा लगाया होगा। वो मोबाइल तो नहीं होगा, वो कहीं कैमरा फिक्स किया हुआ था जो ऑन था, और उसमें इसको सिर्फ ये था कि चूँकि उसमें वो ख़ुद वो आ रहा है तो ये तस्वीर ओपन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कोई यकीनी बात नहीं होती, ऐसे बेशर्म और बेहया कुछ भी कर सकते हैं।
जब उसने रोना बंद किया तो फिर मैंने उससे कहा कि ज़िंदगी में जब एक गलती हो जाए, एक ब्लंडर हो जाए, तो उसके बाद जब भी तुम उसके कहने पे ब्लैकमेल होने के बाद दोबारा जाओगे तो फिर वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। फिर ना सिर्फ वो खुद यूज़ करेगा बल्कि वो बहुत मुमकिन है उसने कुछ और लोगों को भी दावत दे रखी हो। अब तुम उनके लिए एक खेलने की चीज़ बन जाओगे, क्योंकि अब मजबूर होके गए, अब कोई ताल्लुक़, कोई हया, कोई लिहाज वास्ता कोई बाकी नहीं बचेगा। वो जिस नंबर से उसका आया हुआ था क्लिप, उसने उस नंबर से उस क्लिप को डिलीट कर दिया। अब उसको नंबर को ट्रेस किया गया तो वो उसकी वालदा का नंबर था। आप सोचिए कि उसने घर जाके अपनी वालदा के नंबर से चंद लम्हों के लिए वो किया और उसको डिलीट कर दिया, पर वो नंबर दस्तयाब हुआ। अब ऐसे में दो ही रास्ते बाकी बचते हैं, या तो कानून को मदद के लिए पुकारा जाए, और ऐसे मौक़ों पे बच्चियाँ आम तौर पे खौफज़दा होती हैं कि कानून उनके लिए क्या करेगा, उनका नाम ओपन हो जाएगा, उनके घर वालों की बदनामी होगी, रसवाई होगी। तो इस तरह जो कभी खुदा न खास्ता ऐसा केस हो जाए तो दो तरह के कानून हैं, एक तो साइबर क्राइम का है और दूसरा लड़कियों के लिए जो हैरासमेंट के केसेस हैं वो भी कानूनी तौर पे मौजूद हैं। आप उनसे रब्ता करें। मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जानता, कि शायद आपके ख़ानदान का नाम उस पर ना आए, आपका नाम भी बार, अगर वहाँ कोई मेहरबान अफसर मिल जाए, अगर वो लड़की हो तो शायद वो ज़्यादा मेहरबानी पे आमादा हो कि उस बदबख्त को बुला के थ्रेट करना भी काफ़ी हो सकता है, उसको साथ थोड़ी पनिशमेंट देना भी काफ़ी हो सकता है। पर अगर आप वो केस में चला जाए तो ज़ाहिर है फिर रुसवाई उसकी भी होगी, इधर भी थोड़ी सी होगी। अब हमारे पास ऑप्शन ये है उस वाले केस में कि उसकी वालदा से रब्ता किया जाए, उससे कहा जाए कि इस अपने जो तोहफ़ा ख़ास है इसके कारनामे को भी देखें। लेकिन इस सारे मामले में गलती और कोताही तो इधर ही आएगी, उधर नहीं जाएगी। और इसीलिए मैंने जो बिल्कुल आगाज़ में कहा कि जब गलती हो जाए, जब कोताही हो जाए, तो इसका रब ने भी जो तरीका बताया है वो माफ़ी का है और अपनी तरफ से अल्लाह के हुज़ूर झुक जाने का है। सूरा आराफ में है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए रब हमारे, हमसे अपनी जानों पे जुल्म हो गया, हमसे कोताही हो गई, और तू ने अगर दरगुज़र ना फरमाया, तूने हम पे रहम ना फरमाया, तो हम यकीनन तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इसी तौर पे सूरा आल इमरान में रब ने कहा कि रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ए मालिक, हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा और हमें आतिश दोज़ख से बचा। फिर सूरा मोमिनून में अल्लाह ने फिर फरमाया, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन। ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमें माफ़ कर दे और हम पे रहम कर, तू सारे रहीमों से अच्छा है। और ये सूरह जो अंबिया की आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और नहीं है कोई तेरे सिवा, बेशक मैंने तो कसूर किया, तू मुझे माफ़ कर दे। ख़ातिन हज़रात, ऐसे मौक़ों पे जब दुनिया में कोई साथ नहीं होता और अभी कानून को भी आपने मदद के लिए नहीं बुलाया होता, समाज को भी आपने मदद के लिए नहीं बुलाया होता, मुझे लगता है कि दो काम ज़रूर करने। सबसे पहला काम तो अपने रब के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआओं पे, इस्तग़फ़ार पे फ़ौरन जाना चाहिए और उससे आरज़ू करनी चाहिए कि मैं दोबारा कभी ज़िंदगी भर इस तरह की कोताही ना कर पाऊँ। आप बड़े अफसर बनो, बड़े ओहदों पे जाओ, बड़े मुकाम पे जाओ, बड़े मर्तबे पे जाओ, आप सोचिए कि गुनाह के साथ और एहसास गुनाह के साथ तो बड़ी मंजिलें तय नहीं होती और मंजिलें हमेशा खोटी हो जाती हैं। और जब आप अच्छे दिनों में रब को छोड़ देते हैं तो फिर बुरे दिनों में वो बहुत याद आता है, और बुरे दिनों में जब याद आए और मदद कर दे और आपका पल्लू पकड़ ले और आपको उस रुसवाई से और बेइज्जती से बचा ले, तो फिर अच्छे दिनों में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अच्छे दिनों में भी उसके साथ जुड़ के शुक्रगुजारी के साथ रहना चाहिए। ऐसा ज़िंदगी में जब जब आप मर्ज़ी से गलती करके, कोताही से गलती करके, किसी को मजबूर करने से गलती करके कोई ऐसा इर्तिकाब कर लेते हैं जो नामुनासिब हो, नारवा हो और जिसके अब मुनकशिफ होने में, ज़ाहिर होने में बेइज्जती हो,
तो उसका उपाय सबसे पहले तो अपने रब के सामने झुकने से, दूसरा हमेशा अपनी दोस्तों में बताने से एतराज़ कीजिए, तीसरा किसी ऐसे काबिल एतबार कंसल्टेंट से मशवरा कीजिए जो पार्टी ना हो, जो आपको डांट भी सके, समझा भी सके उसका हल। और चौथा ये कि घर में अगर आप अपने वालिद या वालदा जो भी आपके लिए ज़्यादा काइंड हो, अगर आप उससे इतराफ़ कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, तो किसी और जगह की शर्मसारी से आप बच जाते हैं, वहाँ से आपको एक मजबूती मिल जाती है। क्योंकि जिस बात पे आपने ब्लैकमेल होना है वो आपकी खानी जो दिल की कमज़ोरी नहीं है, वो आपकी समाजी कमज़ोरी होता है, ख़ानदानी कमज़ोरी, कि वहाँ मेरे साथ क्या होगा। जब आप कर चुके तो फिर वहाँ किसी बड़े को उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए जो आपके साथ खड़ा हो सके या जो आपको ढारस बंधा सके। लेकिन इन सारे कमज़ोर लम्हों में ज़िंदगी में जब जब ये आप पे आएँ और आप पे उतरें, तो उस वक्त आपको इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आप अपनी इज़्ज़त की, असमत की, ईमान की हिफाजत भी ना कर सकें और फिर वो सारे लम्हे आपके लिए बाद में शर्मिंदगी और शर्मसारी के लम्हे बन जाएं। खातिर हज़रात, वो सारे बच्चे और बच्चियाँ जो ग्रुप स्टडी के शौकीन हैं, जो ग्रुप स्टडी के नाम पे घरों से इजाज़त लेके जाते हैं, वो FSC के हों, वो BSc के हों, वो MSc के हों, वो PhD के हों या वो किसी भी क्लास के हों, उनके लिए ये जो वाक़या है मेरा ख़्याल बहुत हेल्पफुल होना चाहिए अपनी हदफ पे रहने के लिए, अपने टारगेट को फोकस करने के लिए, अपनी उस एतमाद और एतबार को जो माँ ने या बाप ने आप पे किया, आपको गाड़ी दी, आपको इज़्ज़त दी, आपको आज़ादी दी, इन सारी आज़ादियों और ख़ुद मुख्तारियों का एहतराम करना चाहिए और उसका पास करना चाहिए। जब जब आप चूँकि ग्रुप में एक दूसरे के करीब होते हैं तो इतना याद रखिएगा कि आप मोहब्बत कर लो, आप किसी हद से गुज़र जाओ, गुनाह कर लो, पास नहीं हुए, आप उस टारगेट पे नहीं पहुँचे, अब आप नए अजाब में फंस जाओगे। अब पढ़ाई नहीं आपसे हो सकेगी, न वो डिग्री मुकम्मल हो सकेगी, शर्मिंदगी के साथ सफ़र नहीं तय होता, रुसवाई के साथ वो डिग्री भी मुकम्मल नहीं होती आपकी। जो अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब तक ज़िंदगी में डिग्री मुकम्मल नहीं होती शादी भी नहीं हो सकती। तो ग्रुप स्टडी करने वालों की कभी शादियां नहीं होती, क्योंकि एज फेलो होते हैं, दोनों बेरोज़गार होते हैं, दोनों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो बराह करम पसंद करने में इतने उतावले ना हो जाया करें कि जो ही किसी लड़की पे नज़र पड़ी, लड़के पे नज़र पड़ी, उसको दिल में बिठा लिया और दिल में बिठाने के बाद वो शादी के पलंग पे बिठा के दोनों झूलने लग जाते हैं। तो नतीजतन बहुत सारी आपसे वो चीज़ें सरजद हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी गलती और कोताही के बाद ज़ाहिर है ज़िंदगी आपकी बहुत परेशानी और पशेमानी के साथ गुज़रती है। मेरा रब आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैरियत से रखे और उस काम को पूरा करे जो पढ़ने का और टारगेट लेके आप चले होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।